हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का सेकेंड फेज स्टार्ट ही होने वाला है। उसके लिए जब से बीपीएससी की साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिस की डेट कब से आने वाली है, कब से एग्ज़ाम होगा आपका, कब से फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल भी आ रहे हैं कि हमारा योग्यता क्या होगी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, हमारे साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीटेट अपीयरिंग वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अदर स्टेट वालों को क्या इस बार लिया जाएगा या नहीं, और उनको क्या क्या कर लेना चाहिए इससे पहले। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होगा इस वीडियो में कि हम आपको पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर समझा सकें कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, समझ में आए तो कमेंट करिए, और ना समझ में आए तब भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको जानना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ साइंस की बात करेंगे। सबसे पहले 6 to 8 में देखिए क्या होता है, टीचर्स बनते हैं किस किस चीज़ के। सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट पे वहाँ पे बनाया जाता है टीचर्स। एक हो गया आपका मैथ साइंस ग्रुप, सेकंड हो गया एसएसटी ग्रुप, और लास्ट हो गया आपका लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज भाषा के अध्यापक बनते हैं। तो 3 अध्यापक आप बनते हैं, एक गणित और साइंस के, दूसरा सामाजिक विज्ञान के, और तीसरा आप किसी भाषा के। भाषा में जैसे संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, बहुत सारी ऐसी जैसी भाषाएं हैं, उसके आप टीचर अध्यापक बनते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम योग्य कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मैं बता दूं, जो 6 to 8 में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले है कि आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होने चाहिए। 12 प्लस डीएलएड है तो उसके बाद चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो या उससे पहले, आपका ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, मतलब साथ साथ नहीं आगे पीछे। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड और 12 तो उसमें शामिल रहेगा ही, क्योंकि 6 to 8 में जो है वहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और डीएलएड को क्या चाहिए होती है योग्यता, तो वो आप ग्रेजुएशन और डीएलएड किए रहिए और सीटेट पेपर 2 पास हुए रहिए। ये हो गया उनका एलिजिबिलिटी। बीएड वालों के साथ भी यही है कि आपको पेपर क्लियर होना चाहिए। अब इसके साथ हम बात करेंगे ईच सब्जेक्ट पे। सबसे पहले हम आते हैं कि भाषा सब्जेक्ट पे कौन कैंडिडेट भाषा का ले सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये सारी हिंदी 3 लैंग्वेज हुई। तो अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के साथ साथ तीनों अगर है अंदर, तीनों साल में आपका है, कम से कम सब्सिडरी सब्जेक्ट ही आपका अगर हिंदी है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम 2 साल होना चाहिए आपका जो लैंग्वेज का पेपर है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, ये आपका या तो सब्जेक्ट ऑनर्स हो या सब्सिडरी सब्जेक्ट हो, मतलब समझ गए, या आप पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज सब्जेक्ट से किए हो ग्रेजुएशन, या आपका सब्सिडरी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आप जैसे बीए किए हो तो सब्सिडरी में यही हो गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ साथ मेरा हिंदी भी चल रहा था। तो आप लोगों ने जैसे भी हिंदी चल रहा हो, संस्कृत चल रहा हो, या कोई भी लैंग्वेज, जिसमें जितनी भी लैंग्वेज इंक्लूड हैं बीपीएससी में, उतनी सारी लैंग्वेज का आपने कोई भी ऑनर्स या सब्सिडरी किया होगा तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। अब इसी के साथ साथ हम बताते हैं आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे लैंग्वेज को लेके कि हमने सीटेट पेपर 2 दिया है तो हम लैंग्वेज कैसे एलिजिबल हो गए। तो आप सभी लोग को बता देता हूं मैं, ये हमेशा से है चीज़ें कि जो भी कैंडिडेट आप ग्रेजुएशन में सब्सिडरी या ऑनर सब्जेक्ट के साथ उससे करते हैं वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आप जब सीटेट पेपर 2 देते हैं तो वहाँ पे भी लैंग्वेज होती है। आपने हिंदी इंग्लिश चुना होगा, अगर आपका संस्कृत रहा होगा तो संस्कृत इंग्लिश चुना होगा, संस्कृत हिंदी चुना होगा। तो इस तरह आप अपने कॉम्बिनेशन को देखकर मैच कर सकते हैं। अब हम इस पर बात करेंगे एसएसटी वालों को कि एसएसटी में भी कैसे कैसे कैंडिडेट्स, क्योंकि एसएसटी और मैथ्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हमने ये किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एटलीस्ट आपके पास जो मैं लिस्ट बताऊंगा, इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, वहां से आप ऐड हो जाइएगा। तो आप उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और जीएस पेड क्विज में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शुरू से दिख रहा होगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको डेली 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम तक ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं मात्र 119 रुपये में, जिसमें आपको 3, 3,500, 4,000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन एग्जाम तक आपको मिल जाएंगे। उसमें जीके, करेंट अफेयर्स, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी जीएस में आते हैं पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे आपका 80 नंबर का हो जाएगा मार्क्स
सब्जेक्ट का और 40 नंबर जीएस का। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम किसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर लाएं। इसलिए आपको कम मेहनत के साथ अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरे उस पेड क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लौट के आते हैं हम एसएसटी को क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो देखिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मैंने बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एसएसटी का पेपर सीटेट 2 पास हैं, तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं, जैसे बीटेक हमने कर रखा है, एमकॉम, बीकॉम, इसके लिए भी अभी हम चर्चा करेंगे। अब मैथ एंड साइंस पे आ जाते हैं। तो इसमें आपको अपने ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी, एमएससी या बीटेक ही आपने किया हो तो आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें से वो होने चाहिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन चारों में से अगर आपका किसी भी ईयर में, मतलब पूरे साल सेशन में आपका 2 सब्जेक्ट है तो आप मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल हैं, और इसी के साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस से होना चाहिए। अब जो बीएससी किए होंगे वो मैथ्स वाले होंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीएससी करके एसएसटी के लिए दे दिए हैं, तो उनके लिए, और जो कैंडिडेट्स बीटेक करके एसएसटी का दे दिए हैं वो कैंडिडेट्स सभी लोग, या जो आप जैसे दर्शन शास्त्र या जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के मैथ्स के लिए पेपर दे दिए हैं, तो इन सभी लोगों को नोटिफिकेशन आने तक वेट करना होगा। आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले का जो क्राइटेरिया है, जिस प्रकार से लिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप चाहे लैंग्वेज के होंगे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, आप एसएसटी के होंगे, मैथ साइंस के होंगे, तब भी आपकी ये सारी समस्या दूर हो गई होगी। अब इसके साथ हम बात करेंगे सीटेट अपीयरिंग। देखिए, अगर पिछले आंकड़ों को माना उठाकर देखा जाए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज़ में, तो सेकंड फेज़ में सिचुएशन थोड़ी अलग दिखती नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी मौका दिया गया था। तो आप सभी लोग को अपना होप नहीं खोना चाहिए। अभी कुछ दिन तक, यानी मतलब 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक पोस्टपोन की कोई भी नोटिस नहीं आई है। तो हो सकता है कल के कल आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाए किसी भी समय। तो आप सभी लोग को ये वेट करना है और देखना है कि आपको कैसे वो कहाँ मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है सीटेट पेपर 2 आप जिस सब्जेक्ट से पास हो उसी सब्जेक्ट के लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाए। बाकी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम सीटेट पेपर 2 पास हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों, तो ये सारी चीज़ें तय करेगा कौन? बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी। तो ये दोनों लोग जब डिसाइड करके हम लोग के सामने नोटिफिकेशन रख देंगे तो हम सभी लोग समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स अपीयरिंग वाले हैं वो अभी अपनी फिलहाल प्रिपरेशन करते रहें, होल्ड मत रखिए। आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो अगर आपको इसमें मौका नहीं मिलता है तो आगे भविष्य में कहीं मौका मिलेगा तो आपके काम ही आएगा। लेकिन 99% उम्मीद है कि आपको मौका दिया जाए। अब इसी के साथ साथ बीएड के जो अपीयरिंग है, बीएड वाले, क्योंकि डीएलएड का सेशन तो नहीं कंप्लीट हो रहा है, बीएड में कुछ अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी देखिए सरकार क्या करती है। हो सकता है कि उनको भी एलिजिबल किया जाए, या ये भी हो सकता है कि उनको एलिजिबल ना किया जाए। और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो सभी लोग एकदम अभी निश्चिंत रहें। आप सभी लोग, डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो रही है अभी फिलहाल के लिए। जैसे ही टीआरई फर्स्ट फेज में वैकेंसी आई थी और जिस प्रकार से उसमें एग्जाम लेके पोस्टिंग कराई गई है या नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उसी प्रकार से आपको सेकंड फेज में भी शामिल किया जाएगा। और सेकंड अदर स्टेट वालों को आरक्षण ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, हालांकि पीएच कैंडिडेट को मिलता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। फिलहाल अभी तक सीटेड महिलाओं में जो क्वालिफाइंग मार्क्स देखा गया है वो 83 से प्लस जो कहीं कहीं पर हैं उनको लिया भी गया है, कहीं कहीं बाहर कर दिया गया है। और एक पेपर में न्यूज़ निकला था कि सीटेड अभ्यर्थियों का जिनका कम क्वालिफाइंग नंबर से आया हुआ है उनको बाहर किया जाएगा। तो अब ये देखने योग्य बात होगी कि शिक्षा विभाग अदर स्टेट की महिलाओं को जनरल फीमेल में रखती है या जनरल मेल में शामिल करते हुए उनको बाहर करेगी। तो ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो जहाँ तक लगता है, और यही होगा भी कि जो कैंडिडेट्स जनरल फीमेल हैं वो जनरल फीमेल में ही काउंट की जाएंगी। बाकी यहाँ पर मुझे आपको बताना था कि सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया मैंने कि आपकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और क्राइटेरिया क्या है भरने का आपका फॉर्म। अब कल नोटिफिकेशन हो सकता है आ जाए या हो सकता है परसों तक आ जाए, तो आप सभी लोग देखेंगे, उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ये जो ऑफर है 119 का, ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आउट होने तक का है, तो आप सभी लोग जुड़ के उसका आनंद ले सकते हैं या अपने एग्जाम को सहज बनाने के लिए उसमें जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।